कल राजस्थान की महिला वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करेंगी। बजट से पूरे प्रदेश को बहुत उम्मीदें हैं। बजट को लेकर कांग्रेस कह रही है कि इसमें कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन सरकार कह रही है कि ये चमत्कारों का पिटारा होगा। इसमें से जैसे जैसे ये पिटारा खुलेगा, इसमें से नित नए चमत्कार कल निकल के बाहर आएंगे। अब देखना ये होगा कि किसकी बात सही निकलती है। पर मैं मौजूद हूँ अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारियों के साथ में। अखिल राजस्थान पूरे राजस्थान के राज्य के कर्मचारी हैं, सरकार के लिए सेवाएं देते हैं और ये क्या चाहते हैं बजट में क्या हो और वो बजट किस तरीके से इनको ध्यान में रख के बनाया जाए, क्योंकि ये राज्य कर्मचारी राजस्थान सरकार की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं। इनसे मुलाकात करते हैं। साहब, आपका नाम बताएं, आप कौन से विभाग से हैं ये बताएं। वैसे तो हम पीएचडी विभाग से हैं। पीएचडी से। हाँ। प्रदेश जनता जल योजना के कर्मचारी आते हैं। जनता जल योजना तो मतलब इसमें जनता को खुद ही जल लाना है या सरकार को व्यवस्था? सरकारी व्यवस्था करती है इसमें। और इसमें हमारी मांग यह है कि हम सरकार से जैसे हमारे कोर्ट के पैसे, समान वेतन, समान काम के जो फैसले हमारे कोर्ट से आए उनको सबको लागू किया जाए। और जितनी भी हमारी 92 से लेकर आज तक पीएचडी विभाग में भर्ती नहीं निकली, 92 से लेकर 2024 तक कोई भर्ती नहीं निकली, यानी कि पिछले 22 साल से कोई नया कर्मचारी नहीं लिया गया। 32 साल हो गए। 32 साल में कोई भर्ती नहीं निकली। 2013 की भर्ती निकली, निलंबित पड़ी हुई है। उसमें जनता जल योजना कर्मचारी को शामिल किया था कोर्ट के आदेशानुसार। आज तक उनकी कोई बाबूज नहीं है। मतलब सरकार से पूर्व सरकार में बिल्कुल पीएचडी में कोई कर्मचारी नहीं है। जनता जल योजना के कर्मचारी आज 32 साल से सेवाएं दे रहे हैं। तो इसी भर्ती में जनता जल नई भर्ती खोल के जनता जल योजना कर्मचारी को शामिल किया जाए, इनको सम्मानजनक वेतन दिया जाए। साहब, आप अध्यक्ष हो कर्मचारियों के संघ के, जनता जल योजना वाले, है ना? जब कर्मचारी नहीं है तो आपका विभाग कैसे मैनेज कर रहा है, काम कैसे हो रहा है? एक वैसे उनसे बोल लो। हमारा विभाग कैसे ठेकेदारों के से और इंजीनियरों से मिली वो कैसे काम चला रहा है हमारा जनता जल में, और कर्मचारी को लेना नहीं चाहता। तो आपकी मांग है एक तो समान वेतन किया जाए। हाँ। और आपकी दूसरी मांग है कि कर्मचारियों की भर्ती खोली जाए जिससे विभाग जिंदा रहे। जनता जल योजना कर्मचारी को उसमें शामिल किया। आपका नाम बता दो। प्रहलाद राय अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष जनता जल योजना। जनता जल योजना। बाबूजी कहाँ से हैं आप, क्या विभाग, आपका नाम क्या? मेरा नाम बाबू सिंह रावत है और मैं सहायक कर्मचारी संघ का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। देखिए, 1982 में एक हड़ताल हुई थी राजस्थान में। उस माननीय मुख्यमंत्री शिवचंद्र माथुर हुआ करते थे। 82 से कर्मचारियों की कटौती होती रही। पूरे राजस्थान में कहीं भी क्लास 4 की भर्ती आज तक नहीं हुई। क्लास 4 की? क्लास 4 की। इसमें कई कैडर रहते हैं। पीडब्ल्यूडी में सड़क कूटने वाला, जनता दल में पानी पिलाने वाला, मोची, साइकिल सवार, कई 171 कैडर है क्लास 4। 171 कैडर आते हैं क्लास 4 के अंदर। इनके पद समाप्त कर दिए 1982 से। अच्छा। आज ये स्थिति है कि क्लास 4 ना होने के बाद लोगों की डाकनी पड़ती है, फाइलें एक अफसर से दूसरे के पास पहुँचती नहीं है। तो हमारा निवेदन है कि भर्ती खोली जाए, भर्ती भरी जाए। साहब, अगर ये भर्ती खोली जाएगी 1982 के बाद तो कितना वित्तीय भार राज्य सरकार के ऊपर पड़ेगा? वित्तीय भार तो आप पड़ेगा साहब। कितना पड़ेगा? ये कोई मैंने कहा उस वक्त 75,000 सहायक कर्मचारी थे, जिसमें पीडब्ल्यूडी का मजदूर भी आ गया, बाग में पानी देने वाला भी आ गया, रसोईया भी आ गया, कुक भी आ गया। तो ये खर्चा तो आएगा ही, लेकिन ये खर्चे, क्या आप रीढ़ की हड्डी हो राजस्थान सरकार की? कर्मचारी रीढ़ की हड्डी होता है। आप मुझे ये बताओ कि क्या राजस्थान सरकार आज इस स्थिति में है क्या कि क्या वो ये भर्तियां खोल के इन कर्मचारियों को लगा सके? हमारी वित्तीय स्थिति कैसी है? देखिए, वित्तीय स्थिति के राज्य सरकार की बात करें ना, वित्तीय स्थिति जो भी सरकार आई है हमेशा ये रोती रही है हमारी स्थिति खराब है। तो इनके गाड़ी घोड़े इनके बंद करें लें, इनके रातों रात विधानसभा में पेंशन क्यों बढ़ जाती है, इनके भत्ते क्यों बढ़ जाते हैं? कर्मचारियों की बात आती है जब ये कहते हैं कि खर्चा होता है, पैसा नहीं है, तो इनके खुद के भत्ते कम करें। एमपी होगा उसको भी पेंशन मिलेगी, वो एमएलए से एमपी बन गया 2 पेंशन लेगा। और यहाँ कर्मचारियों को पता ही नहीं। अभी कहों की पेंशन नहीं आई, जीवन प्रमाण पत्र
खो दिए डिपार्टमेंट ने। 35 डिपार्टमेंट तो 35 बंद हो गई क्यों? तो ये बात है सर। भर्तियाँ खुलनी चाहिए, बिल्कुल पेंशन जिनकी रुकी हुई है उनको पेंशन मिलनी चाहिए। भर्ती 1 साल में ना करके सरकार 4 साल में भी कर दे तो क्या बुरा है? नहीं, उसमें क्या है, भर्ती खोले तो सर वो खोले, 4 साल में करो, 2.5 साल में करो, 5 साल में उम्मीद तो जागे कम से कम। उम्मीद तो जागे जनता को, ये तो असल में हाँ भाई कुछ हो रहा है। कुछ हो रहा है। हाँ, ये ऐसे ही पहले भी गोली देते रहे, अब भी गोली देके जाएंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। तो ये आप देखिए सुन रहे हैं यहाँ पे कर्मचारी संघ, अलग अलग जो कर्मचारी संघ हैं उनके अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष। इन्होंने कहा कि भर्तियाँ निकालने के लिए किसी सरकार के पास पैसा नहीं होता है, पर खुद के खर्चे पूरा करने के लिए हर सरकार के पास पैसा होता है, ये जनता भी जानती है। और भी हम यहाँ पे हमारे पास अध्यक्ष मौजूद हैं। साहब, आपका नाम और आपका पद? मैं गजेंद्र सिंह राठौड़ हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ राजस्थान के कर्मचारी महासंघ एकीकृत का। सब एक में आ गए? सब एक में। ठीक। साहब क्या मांग रहे? हमारे जो पिछले दिनों में हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया था, और सरकारें आती हैं जाती हैं, हमारी मांगें भी चलती रहती है। हमारी जो मुख्य मांगे वो वेतन विसंगति है, और वेतन विसंगतियों में विशेष तौर से जब वेतन विसंगतियों की मांग उठती है तो राजस्थान की सरकारें कमेटी गठित कर देती है। तो पिछले सामंत कमेटी ने हमारे हर वर्ग को छुआ, हर वर्ग ने उनको अपनी विसंगतियों के बारे में बताया। उसके बावजूद भी सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया, और कमेटी ने हमें दबाव के कारण कमेटी ने अपनी सरकार को रिपोर्ट सौंप दी, पर आज तक उस रिपोर्ट में हुआ क्या है ये सार्वजनिक नहीं हुआ। तो एक हमारी जो मुख्य मांग है राजस्थान के हर कर्मचारियों की, जिसमें हर वेतन विसंगति, पद नाम परिवर्तन, सेवा नियम हो, चाहे विसंगति हो, बेसिक पे हो, ये सारी विसंगतियां उनमें हमने मांग दी है। सारी 1 to 1 बात की, हमने जस्टिफाई किया है कि विसंगतियां हैं, क्यों है और इसका समाधान क्या है। ये सारी कितना वित्तीय भार सरकार के ऊपर पड़ेगा आपके, अगर ये मांग मान लेते हैं तो कितना वित्तीय भार पड़ेगा, मेरा एक सवाल। और दूसरा सवाल कि क्या राजस्थान सरकार इस स्थिति के अंदर है, खजाना ये कहता है कि ये मांग मानी जा सकती है? नहीं, निश्चित तौर पे मैं आपको बताऊं कि वित्तीय स्थिति की तो अलग बात है, मैं दूसरी बात बताऊंगा। पहले तो ये है कि राजस्थान के कर्मचारी यहाँ पे हमारा समझौता है कि भारत, दिल्ली हो या राजस्थान, वेतन भत्ते एक समान। तो इस आधार पे जो भी केंद्र में हमारे शिक्षक है उनकी ग्रेड पे क्या है, नर्सिंग के उनकी ग्रेड पे क्या है, जो है ड्राइवर है, और जो फार्मासिस्ट हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, रेडियोग्राफर, मतलब जो भी पैरामेडिकल के कर्मचारी है उनमें ज़्यादा विसंगति है। और दूसरी जो अन्य कई विसंगतियाँ हैं, जैसे जेल के कर्मचारी है उनके समकक्ष और भी कर्मचारी, उनको 98 तक वो साथ थे, आज विसंगति है। होमगार्ड कर्मचारी, वन विभाग के कर्मचारी, तो ज़्यादा विसंगति नहीं है। मैं आपको बता दूं, ज़्यादा बजट की भी आवश्यकता नहीं है, परंतु जब बात होती है तो सरकार कहती है कि इसका करेंगे तो उसका भी करना है। इसी पेच फंसाओ, बाकी कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। दूसरा कमी सिर्फ इच्छा शक्ति की है। हाँ, कमी इच्छा शक्ति प्लस जब मंत्रालय कर्मचारी है, मैं आपको बताऊं, एक ही भर्ती से शैक्षणिक योग्यता, भर्ती प्रक्रिया, विज्ञप्ति एक, और एलडीसी से यूडीसी तक हम बरोबर हैं। उसके बावजूद भी हमारा जो दूसरी पदोन्नति है हमारी 42 होती है, और 36 होती है, और बाकी 42 होती है। तो ये जो गैप है, ये विसंगतियाँ हैं, क्योंकि हम जब एलडीसी यूडीसी बरोबर है तो सारे बरोबर हैं। अब एक सवाल बजट से अलग हटके, आम जनता के अंदर ये भ्रांति है, लोग ये कहते हैं कि कर्मचारी काम नहीं करता सरकारी, केवल मांग ही मांग रखता है। इसको कैसे देखते हो आप, और इस बात को कैसे जस्टिफाई करोगे, क्योंकि ये बात प्रचारित की जाती है बाहर? देखो, मैं निश्चित तौर पे ये कहता हूँ कि राजस्थान का कर्मचारी, कुछ अपवाद को छोड़ के राजस्थान का कर्मचारी अपने कर्मठता से कार्य करते हैं। अगर कर्मठता से कार्य नहीं करते हैं तो आपने देखा होगा कि राजस्थान की लोक कल्याणकारी जो भी योजनाएं होती है वो जनता तक पहुंचाते हैं, और जनता तक उस तरीके से पहुंचाते हैं जब कर्मचारियों का सरकार से संवाद स्थापित हो, संबंध अच्छे हो, तो वो योजनाएं जो अच्छी, बुरी योजना उनको भी कर्मचारी अच्छी बना के भेजते हैं, और वो योजनाएं जो सरकार से कर्मचारियों की संबंध अच्छे नहीं होंगे तो अच्छी योजनाओं को भी बुरी होंगे। तो यही फ़र्क है जनता और कर्मचारियों में। जब सरकार, कर्मचारी और सरकार में अगर सामंजस्य है
तो निश्चित मानिए राजस्थान का कर्मचारी, जो भी सरकार होगी, यहाँ कोई पार्टीबाजी नहीं है, राजस्थान की सरकार मानते हैं और सरकार का अभिन्न अंग होता है कर्मचारी। और राजस्थान की सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो जनता तक बड़ी सावधानीपूर्वक और बड़ी धैर्यता से जनता के साथ पहुंचाते हैं। कुछ अपवाद हो सकते हैं, जिस तरीके से आप कह रहे हो कि कहीं ऐसा होता है, तो ये कोई सारे कर्मचारियों पे नहीं जाता। मैं दूसरी चीज़ बताऊं, राजस्थान के कर्मचारी आज एमएलए एमपी दिल्ली में जाते हैं, 4-4 5-5 पेंशनें होती हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री पिछली सरकार में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की, क्यों नहीं उनको भी उसी में लिया जाए? एनपीएस में लेना चाहिए, जो एमएलए एमपी बनते हैं उनको भी उसी में लिया जाए। आपका कहना यह है कि आप चाहते हो जब आप एनपीएस में आ गए तो ये विधायक और इन सांसदों को भी इस एनपीएस में ले लेना चाहिए। निश्चित ये किस में आते हैं? निश्चित तौर पे हम 60 साल की अपनी उम्र पूरी करने के बाद में जब घर जाते हैं तो ये नहीं होता है कि कितने पैसे घर लेके जाएंगे, परंतु एमएलए चाहे एक बार शपथ ले ली और उसके बाद कुछ भी हो गया उसको पूरी पेंशन मिलती है। तो मैं पिछली सरकार को धन्यवाद देता हूं कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो लागू राजस्थान में की है, उस पेंशन स्कीम के लिए इस सरकार से इस बजट में मैं चाहता हूं कि राजस्थान का कर्मचारी जो एक भय का माहौल है उस भय को दूर करे और ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए स्थिति स्पष्ट करे। अभी तक स्पष्ट नहीं है स्थिति। अभी कोई ओल्ड पेंशन स्कीम की स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि पिछली बार सीतारमण जी जहाँ वित्त मंत्री भारत सरकार है, उन्होंने यहाँ कुछ बयान दिए थे। उस बयान से लगता है कि कर्मचारियों में बहुत बड़ी भ्रांति है और भय का माहौल है, क्योंकि जब 60 साल के बाद हमारे पेंशन जाते हैं, सेवानिवृत्ति के बाद हम अपना जीवन यापन करते हैं। आपने देखा होगा कि बुजुर्गों की क्या हाल होती है। अगर गांव में, हम तो गांव की पृष्ठभूमि के, वहाँ बहुत स्थिति खराब है। अगर पेंशन, हमारी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो एक गारंटी की पेंशन स्कीम है, हमारा अधिकार है और उस अधिकार को सरकार ये तय करे, ये घोषणा करे कि ओल्ड पेंशन स्कीम रहेगी। नहीं करती तो रास्ता और भी बहुत है। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ राजस्थान की सरकार ने छेड़छाड़ की तो राजस्थान का कर्मचारी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। ये मैं आपको पक्का बात बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक बड़ा विषय निकल के आ गया, ओल्ड पेंशन स्कीम अशोक गहलोत ने लागू की थी। कर्मचारियों को कहा था कि आप जिस भी तरफ रहना चाहते हैं उसको तय कर, यही बात हुई थी। कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को चुना और न्यू पेंशन स्कीम को नकार दिया, और आज इनकी उम्मीदें हैं कि नई सरकार उस ओल्ड पेंशन स्कीम पे स्थिति स्पष्ट करे। भय का माहौल है, उस भय को दूर करे और ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए स्थिति स्पष्ट करे। अभी तक स्पष्ट नहीं है स्थिति। अभी कोई ओल्ड पेंशन स्कीम की स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि पिछली बार सीतारमण जी जहाँ वित्त मंत्री भारत सरकार है, उन्होंने यहाँ कुछ बयान दिए थे। उस बयान से लगता है कि कर्मचारियों में बहुत बड़ी भ्रांति है और भय का माहौल है, क्योंकि जब 60 साल के बाद हमारे पेंशन जाते हैं, सेवानिवृत्ति के बाद हम अपना जीवन यापन करते हैं। आपने देखा होगा कि बुजुर्गों की क्या हाल होती है। अगर गांव में, हम तो गांव की पृष्ठभूमि के, वहाँ बहुत स्थिति खराब है। अगर पेंशन, हमारी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो एक गारंटी की पेंशन स्कीम है, हमारा अधिकार है और उस अधिकार को सरकार ये तय करे, ये घोषणा करे कि ओल्ड पेंशन स्कीम रहेगी। नहीं करती तो रास्ता और भी बहुत है। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ राजस्थान की सरकार ने छेड़छाड़ की तो राजस्थान का कर्मचारी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। ये मैं आपको पक्का बात बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक बड़ा विषय निकल के आ गया, ओल्ड पेंशन स्कीम अशोक गहलोत ने लागू की थी। कर्मचारियों को कहा था कि आप जिस भी तरफ रहना चाहते हैं उसको तय कर, यही बात हुई थी। कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को चुना और न्यू पेंशन स्कीम को नकार दिया, और आज इनकी उम्मीदें हैं कि नई सरकार उस ओल्ड पेंशन स्कीम पे स्थिति स्पष्ट करे, जिससे कि कर्मचारी जो है वो एक ठाप बैठ सके। पेंशन इनका अधिकार है। साहब, आपका नाम? और मैं ओम प्रकाश चौधरी, राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी का संयुक्त महामंत्री और अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत का संयुक्त महामंत्री। मैं राजस्थान की सरकार से एक मांग करना चाहता हूं कि वो मंदिरों के जीर्णोद्धार की बातें करती है, जन कल्याण की बातें करती है। आज राजस्थान का प्राचीन मंदिर जो झारखंड मंदिर है, उसके सामने इतने आधे फीट के गड्ढे पड़े हुए हैं और बुजुर्ग लोग
जो बेचारे जनकारी योजनाओं को लेके वहाँ अपनी आस्था के मंदिर पे आते हैं तो वहाँ गिर गिर के कईयों के हाथ पांव भी टूट गए हैं। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि एक तो झाड़गढ़ मंदिर के बाहर जो गड्ढे हो रहे हैं उसको ठीक करावे और जन कल्याणकारी योजनाओं को ठीक करे। मैं राजस्थान के कर्मचारियों की ओर से एक मांग रखना चाहता हूं कि राजस्थान की जो राजस्थान राजकीय मुद्रणालय कर्मचारी है उनके 1992 के बाद आज तक कोई नई भर्ती नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा था अभी सांगानेर के अंदर जब जन सहयोग की जो बातें हुई उनमें कि जो विभागों के अंदर कर्मचारियों की कमी स्ने होती जा रही है, विभाग खाली होते जा रहे हैं, बढ़ने के बाद किसी भी राजस्थान के विभाग में भर्ती नहीं हुई। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान का जो बजट जो राजस्थान सरकार विधानसभा में पेश करती है, गवर्नमेंट प्रेस का कर्मचारी 24 घंटे जगकर उनकी स्पीच को तैयार करता है और उनके कार्य को करता है। तो इस राजस्थान राजकीय मुद्रणालय को भी नई भर्ती के अंदर लिया जाए और पुरानी स्कीम में जो रिटायरमेंट कर्मचारी थे उनको इस भर्ती में लिया जाए, जिससे राजस्थान सरकार का कार्य सुचारू रूप से चल सके। तो जो वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर भाषण और अभिभाषण पढ़ेंगे वो यहीं से इन्हीं के विभाग से तैयार होता है और इन्हीं के विभाग में 1992 के बाद से भर्ती नहीं हुई है ना। तो अब अगर इस पे तो मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को विचार करना चाहिए। अगर भर्ती नहीं होगी, लोग रिटायर हो जाएंगे तो नए लोग कहाँ से लाएंगे? साहब आपका विभाग और कुलदीप यादव, प्रदेश अध्यक्ष वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ। वाटर बॉक्स, ठीक है साहब। आपके यहाँ पे भर्तियाँ नहीं है, विभाग बूढ़ा हो रहा जा रहा है, पेंशन की तरफ बढ़ रहा है आपका विभाग। आपके विभाग में अगर आदमी नहीं है तो काम कैसे हो रहा है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इनकी इच्छा शक्ति मरी हुई है भर्तियों के लिए। आज ये भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा दे, घोटालों पे अंकुश लगा दे तो भर्ती की कोई कमी नहीं है। 47 से भारत आज़ाद हुआ था, क्या इन कर्मचारियों ने काम नहीं किया? क्या जब सरकारें नहीं थी क्या? ये सरकारें घोषणा करती हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था प्रति वर्ष 2 करोड़ कर्मचारियों को भर्ती की जाएगी। आज की धरातल पे नहीं है। ये सरकार चुनाव में घोषणा करती है हम 5 लाख भर्ती करेंगे 5 साल में, कोई धरातल पे नहीं आती है। इनके पास इच्छा शक्ति की कमी है। मुख्यमंत्री ने तो अभी वो नियुक्ति पत्र दिए हैं बच्चों को। नियुक्ति पत्र जो पूर्व की सरकार ने जिनको ज्वाइन करवा दिया था, ये मात्र एक दिखावा कर रहे। हमने ये कर दिया, धरातल पे अभी शून्य। आज 10-10, 12-12 महीने से रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही। उनका जीपीएफ SI का पैसा नहीं मिल रहा। उनका PPO जारी कर दिया, जब ले वो आपको PPO दे दिया। आर्थिक दृष्टि से उनको शून्य पे छोड़ रखा है। मेरे पास उदाहरण पड़े 2023 के रिटायरमेंट कर्मचारियों को। जनवरी 2023 में जो कर्मचारी रिटायर हुआ आज तक उसको पेंशन का 1 रुपया भी नहीं मिला। हमने ज्ञापन दिए डायरेक्टर को भी। उनके सीधे सवाल है पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, सरकार छोड़ के चली जाए। ये कर्मचारी इस प्रदेश को बहुत अच्छी तरीके से चला लेंगे। इनको पूरा अनुभव है। सारा कर्मचारी बिल्कुल परिपक्व है और ईमानदारी से काम करेगा। बाकी इनकी इच्छा शक्ति के कारण क्यों ठेकेदारों को प्रोत्साहन देते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को प्रोत्साहन देते हैं, वहाँ से इनको फायदा है। आपने कहा 2023 से पेंशन नहीं मिली, बिल्कुल मेरे पास उदाहरण है। हाँ, क्या ठेके कर्मचारी जो लगाए जाते हैं और जो ठेकेदारों को डिपार्टमेंटों में लाया गया उनको पेमेंट हो रहा है या उनका भी 2023 से ही अटका पड़ा है? उनका पेमेंट कैसे रोक सकता है? इनकी पार्टनरशिप है उनमें। किनकी? ठेकेदार और अधिकारी और राजनेताओं की। सारा एक बिल्कुल गैंग बनी हुई है। वो कर्मचारी को क्यों चाहेगा? आप सही विभाग में हो, जल वाले में हो ना? जल वाले में हूँ। आप पानी पिलाने का सही काम करते पानी हमने तो सरकारों को भी पिलाया है, भर्ती नहीं करी। आज जो राजस्थान की दुर्गति हुई है PhD में JJM के घोटालों को लेकर, जिसमें सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई, इतना भारी भ्रष्टाचार है। उसके ब्याज भी PhD में 35,000 कर्मचारियों की भर्ती 5 साल में आराम से हो सकती थी। अगर उस भ्रष्टाचार को रोका जाता, मापदंड से काम करवाते। बाकी किसी भी अधिकारी को आज तक पुरानी सरकार ने किया था, अब नई आ गई है। नई ने क्या किया? आज 7 महीने होते आ गए साहब चतुर्वेदी जी। 7 महीने का आउटपुट तो बताओ। ये कह रहे चुनाव में चले गए, चुनाव में गए, अफसर तो यही थे ना। अफसर कार्य योजना तैयार करते, कार्य योजना करके ये जैसे चुनाव में आए उस पर अमल करते। आपको क्या लग रहा है कुल बजट में अंदर कुछ आपके लिए चमत्कार निकलेगा क्या? कोई चमत्कार नहीं है। इनके झूठे आश्वासन है। हम प्रजा हैं। प्रजा खाली पीड़ित होने के लिए होती है। तो राम राज्य में तो प्रजा सुखी थी। राम राज है कहाँ? रावण राज है। उसकी तरफ बढ़ तो रहे। ये रावण राज है, राम राज नहीं है। अगर राम राज आ जाए तो कोई आज भर्ती के लिए कहता ही नहीं।
क्यों नहीं कर रहे? 30-30, 35-35 साल से पेंशन की भर्तियां। क्या स्थिति है? पेंशन की मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, जनवरी 2023 में कर्मचारी रिटायर हुआ, महिला कर्मचारी तो साहब, कौन सी पेंशन में आई महिला कर्मचारी जो रिटायर, कौन सी पुराने में एनपीएस या ओपीएस में आई। OPS? हाँ जी, आज तक उसको पैसा नहीं दिया गया। हमने विभाग के पास पैसा ही नहीं है क्या? विभाग के पास नहीं, सरकार के पास पैसा नहीं है। उसके अधिकारी ये कह रहे हो पेंशनों पे पैसा नहीं है। पैसा नहीं है, हमारी गलती क्या है? आज हमारी मान सम्मान में ठेस पहुंचती है। परिवार पूछते तूने क्या अपराध कर दिया, फलाने को पेंशन मिल गई, तुम्हें क्यों नहीं मिली? रिश्तेदार पूछते आपको पेंशन क्यों नहीं मिली? हमारा भी तो मान सम्मान के ऊपर आघात लगता है। जवान बिल्कुल यंग आते हैं, 60 साल में बूढ़े होके जाते, घरवाली नहीं पहचानती, पूरा तेल निकाल के कर्मचारियों को जब पैसा देती है। जो सरकार कहती है, आपने एक सवाल उठाया, अब जनता ये कहती है काम चोर है कर्मचारी। कर्मचारी काम चोर कभी नहीं रहा। गलत काम करवाने के लिए वो दबाव बनाती है, इसलिए उसको चोर कहा जाता है। ईमानदार भी हैं। 3% आदमी सब जगह गलत हैं। वो 3% ब्रह्मा जी में नहीं सुधारेंगे, सरकारें तो क्या सुधारेंगी? आज एक विभाग में, एक शाखा में 50 कर्मचारी हैं। अफसर अपने हिसाब से 3 या 4 को टच रखता है। क्या 48 आदमी चोर हैं? क्या 45 आदमी चोर हैं? सारे चोर कैसे हो जाएंगे? पिछले दिनों सरकार ने बैठते ही भय का माहौल तैयार कर दिया, नए नए आदेश जारी किए। हमने विरोध किया, पुरजोर विरोध किया। हम आपके अंग हैं, आपकी योजनाओं को गांव में, तहसील में, धरातल पे लेके जाते। मैं जनता से, सरकार से पूछता हूँ, क्या रोडवेज नहीं चल रही? क्या बिजली नहीं आ रही? क्या पानी नहीं आ रहा? क्या पीएचसी बंद हो गई? सारी काम जरा बराबर चालू है। फिर बदनाम क्यों किया जाता है कर्मचारी? चोर सरकार होती है, कर्मचारी कभी चोर नहीं। एक सवाल का जवाब आप और दे दो। आपने कहा हमने विरोध किया, अभी बच्चे बाहर बैठ के विरोध कर रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, कोई राजीव गांधी युवा प्रेरक है निकाल दिया, कोई ठीक एक प्रथा वाले हैं वो विरोध कर रहे थे। तो आचार संहिता लगने के बाद उन्होंने जब दोबारा धरना करने की परमिशन मांगी तो उनको सरकार ने परमिशन देने से मना कर दी। इसको कैसे देख रहा है कर्मचारी? ये बिल्कुल भारत स्वतंत्र भारत है। आज संविधान में अपना हक कहने के लिए सबको अधिकार है। सिस्टम अपने वाजिब तरीके से प्रदर्शन अपनी बात रखने का। फिर गुलामी हो गई अगर ये प्रदर्शन की आपको परमिशन नहीं देते हैं, ये तो वापस देश गुलामी के लिए कहेंगे। ये चीज़ अंग्रेजों में थी। कहाँ स्वतंत्र रह गए? अपनी बात करने के लिए आज आदमी आ रहा है सड़कों पे, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है जो सड़क पे आके प्रदर्शन करेगा। वाजिब मांगों के लिए आते हैं। पिछले दिनों वित्त मंत्री से मिले थे, वित्त मंत्री के ये वर्जन थे, महासंघ के डेलीगेशन के साथ गए थे। सरकार के पास पैसे नहीं है, पिछली सरकार रेवड़ी बांट गई। मगर हम कर्मचारी, हमें रेवड़ी गज्जक से कोई मतलब नहीं है। हम तो यही सुनते आ रहे हैं, वो आई सरकार आई, बोलो खजाना खाली है। आप कह रहे हो मगर अपने खर्चे को कम करिए आप। जब आपसे वित्त मंत्री कह रही है कि खजाना ही खाली है तो फिर ये चमत्कार मतलब कैसे होगा? सरकार छोड़ के हमारे भरोसे चले ना, तो आप करके दिखा दोगे बिल्कुल चमत्कार? करके दिखा देंगे। आज ऑल ओवर डिपार्टमेंट करोड़ों रुपये रेवेन्यू बकाया है, उस पर किसी का ध्यान नहीं। पीएचडी में 700 करोड़ रुपये बकाया है। 700 करोड़ का ब्याज क्या है? हम ब्याज में भर्ती करके बढ़िया जनता की सेवा कर सकते। तो साहब ये आप जल विभाग वालों को सुन रहे थे, इनकी ऊर्जा आपने देख ली। इनका कहना है कि भ्रष्टाचार रोक ले सरकार, अगर भ्रष्टाचार रुक गया तो उसके ब्याज में ही भर्तियां भी हो जाएंगी, पेंशनें भी मिल जाएंगी और बाकी की कार्रवाई भी हो जाएगी। आगे चलते हैं और भी कर्मचारी संघ से आपको मिलवाते हैं। साहब आप तो रोडवेज से हैं दोनों, आओ सर, दोनों ही आ जाओ ना। सर नाम बताएं। सर्वेश्वर शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान रोडवेज। रोडवेज। बहादुर सिंह राठौर, प्रदेश महामंत्री राजस्थान रोडवेज। तो साहब कैसे देखें रोडवेज को? एक मेरा मन का सवाल है, पहले वो कर लेते हैं, फिर आपका सुन लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। साहब रोडवेज की बसें कभी खाली नहीं दिखती, हाँ बिल्कुल कभी खड़ी नहीं दिखती। जी। हाँ हाँ। रोडवेज के अलावा किसी और कोई साधन नहीं है प्रदेश के कोने कोने में जाने का, फिर भी रोडवेज घाटे में है। कारण क्या है? नहीं ऐसी बात नहीं है। रोडवेज के अलावा जो जितनी रोडवेज के जितनी, अच्छा ऐसा भी है? हाँ, आज रोडवेज का घाटा बता रहे हो आप? बिल्कुल। आज अगर आप देखें तो रोडवेज की तो लगभग 3200 बसें होंगी, 2600 तो हमारी हैं और 800 अनुबंधित बसें। प्रदेश में कितनी बसें? 3200 के लगभग 3200 बसें। और आपको पता है लोक परिवहन वगैरह मिला के कम से कम 10-20 हज़ार बसें होंगी। तो हमारा कहाँ उनसे मुकाबला कर रहे हो आप? हम तो फिर भी, हमारा जो ड्राइवर कंडक्टर
कंडक्टर है, हमारा जो कर्मचारी है, वो बिना सैलरी के भी काम कर रहा है। आप देख लो पिछले महीने की जो सैलरी है वो सभी डिपार्टमेंट में लगभग राजस्थान सरकार के सभी को मिल चुकी है, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में अभी तक नहीं मिली है। साथ ही आप देखो अभी सभी डिपार्टमेंट जो हमारे महासंघ के अधीन है, हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि आप देख लीजिए पिछले 20-20, 15-15 वर्षों से कोई भर्तियाँ नहीं हुई है, और सरकार कहती है कि हमने भर्तियाँ की है। तो भर्तियाँ की कौन से डिपार्टमेंट में है? आप तो संविदा पे ले रहे हो और संविदा वालों को भी नियमित नहीं कर रहे हो। मतलब कुल मिला के जो स्थिति है आज डिपार्टमेंट की यही है कि न भर्तियाँ हैं, न उन लोगों को टाइम पे कोई रिटायरमेंट का देख लो, ना कोई पेंशन, ना कोई वेतन। तो ये स्थितियाँ अगर रही तो जैसे और सरकारों का हाल हुआ है तो ऐसा इसका भी होगा। तो हमारी तो ये बात है कि जब रोडवेज आपके हिसाब से जो आप बता रहे हो उस हिसाब से तो निजीकरण की तरफ बढ़ गया है। बिल्कुल ऐसी हालत है। जो आज हमारी हालत है वो एमपी में जैसा हुआ और भी जो अन्य प्रदेशों में है वैसी हालत रोडवेज की होनी है, क्योंकि न तो आप भर्ती कर रहे हो, न बसें दे रहे हो, न स्टाफ है, तो फिर सारा काम क्या होगा? यही होगा, वो निजीकरण की ओर है। तो इससे फायदा अल्टीमेटली किसको होगा? जनता को होगा, क्योंकि आज जो निजीकरण होगा तो जनता को फायदा होगा, नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? नुकसान ये होगा कि आज हमारी जो बेहतर सुविधाएं हैं वो ऐसी नहीं है। आप अभी देखो कल शाहपुरा में गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, वो रोडवेज की नहीं थी, अनुबंधित थी। रोडवेज का जो चालक परिचालक है वो बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत से काम करता है। आप देखो वो रीट पेपर पिछली बार जो पिछली गवर्नमेंट में आउट हुए वो लोक परिवहन में थी। रोडवेज में ऐसा काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो ड्राइवर कंडक्टर है बड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। ऐसे काम नहीं होते हैं वहाँ पे। और एक जो एक आप जो कह रहे हो, अगर ये सुविधाएं हैं जैसे राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से बसें मिलना, और अगर ये हो जाए तो उससे आगे और भी देख लो आप, जैसे हरियाणा है और ये अभी आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, वहाँ ज़्यादा सुविधाएं हैं। आज 5-5, 20-20 हज़ार बसें हैं वहाँ पे। किसके पास? ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और इधर किसके पास? आंध्र प्रदेश के सरकार के पास, हाँ, सरकारी विभाग के पास। तो हमारे पास तो 2,500-3 हज़ार बसें हैं, और आप उनसे क्या करोगे? तो ये लोक परिवहन और राजस्थान रोडवेज फर्क क्या है? ये तो प्राइवेट निजी बसें हैं और ये राजस्थान रोडवेज एक सरकार का उपक्रम है। तो सरकार ने केवल भर्ती नहीं करनी पड़े इसलिए ये भर्ती भी, और इसमें इसके पीछे कुछ सरकार की मंशा ऐसी भी लगती है कि इस डिपार्टमेंट को निजीकरण करके और निजी हाथों में दे दिया जाए, जिससे उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाए। क्योंकि आज अगर जैसे सैलरी और पेंशन का है, वो कई बार जैसे गवर्नमेंट से जो हमारा जो फंड आता है वो उनको देना नहीं पड़ेगा। जैसे आज हमारी जो कम से कम 60-70 करोड़ रुपए महीने का पेंशन और वेतन होता है, तो वो उनको नहीं देना पड़ेगा। निजी बसों से उनकी जो रोडवेज 60-70 करोड़ भी नहीं कमाती क्या? अरे कमाती है सर, लेकिन उनका जो खर्चा है ना उसके हिसाब से थोड़ी है। आपका खर्चा 32-33 तरह की सुविधाएं देते हैं, जो भी है इनको अभी 50% महिलाओं का कर दिया, और भी जो सुविधाएं हैं वो दे रहे हैं। वो हमारे पास हालांकि गवर्नमेंट उसका भरपाई करती है, लेकिन वो एक रिटर्न जो है ना वो उस वक्त नहीं आ पाता, और उसकी वजह से क्या होता है कि सैलरी और ये हमें टाइम पे नहीं मिलती है। इसलिए मेरी तो इस बजट सेशन में जो है राज्य सरकार से यही प्रार्थना है कि निगम में भी भर्ती और ये जो ऐसा एक इंतजाम किया जाए जिससे सैलरी और पेंशन हर महीने टाइम से मिल सके। हमें क्या हो सकता है वो इंतजाम? वो इंतजाम RTDIF फंड है, ये जो कई ऐसे फंड है, जैसे पिछली बार जो हमारे एक जो IAS थे संदीप वर्मा जी रह के गए थे, और उनकी मदद की वजह से आज 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ जो मंथली है वो आता है, वो इससे दूसरे डिपार्टमेंटों से। तो वो सरकार ऐसी कोई स्थायी व्यवस्था करे जैसे अन्य राज्यों में है, वो स्थायी व्यवस्था होने से हमारी सैलरी पेंशन की व्यवस्था हो जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी बात जो हमारा जो है सरकार से मांग, वो ये है कि इसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में शामिल कर लिया जाए, जिससे हमारी जो समस्या हैं वेतन पेंशन की वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे अध्यक्ष जनरली सब बात बता ही दी है रोडवेज की स्थिति के बारे में। तो घाटे का मुख्य कारण तो ये है कि 2010 के बाद में डीजल के भाव तो बहुत बढ़ गए, लेकिन हमारे यहाँ जो किराया नहीं बढ़ा है, किराया रोक रखा है। और जो गैप है ना, जो हानि, वो रोडवेज का गवर्नमेंट वहन करती है, उसी से हमारे वेतन भत्ते जो पेंशन आज किराए की अगर बात करो तो लोक परिवहन में भी वही भाड़ा होगा ना? नहीं, तो वो मुनाफे में कैसे है फिर? नहीं, वो ज़्यादा है। हमारे आरक्षण और हमारे टाइमिंग से बसें चलती है, और हमने 26 तरह की जो सुविधाएं दे रखी, 36 तरह की, वो सारी सुविधाएं देते हैं। वो गवर्नमेंट महिलाओं को 50% दे रही है, सीनियर सिटीजन को 50% किराए में छूट दे रही है, पुलिस वालों को दे रही है। तो ये रेवेन्यू गवर्नमेंट से आती है। हमारी बसें तो भरी भी है, लेकिन जनरली इसके अंदर यही रहते हैं। तो जो छूट है वो छूट गवर्नमेंट भरण पोषण करती है, जो हम हर महीने भेजते हैं। वो छूट का पैसा ही टाइम से नहीं आता। दो खर्चा आज करते हो, आता बाद में तो 2-3 दिन हमारे को सैलरी नहीं मिलती है, पेंशन नहीं मिलती है हमारे। अब बसें हैं, बसें भी हमारी जो 3300 बताइए बसें, उसमें तो हमारे 2600, 2200, 2500 बसें जो रोडवेज की है, बाकी सब प्राइवेट है 800-900 बसें। उसमें भी ये पोजीशन है कि कंडम होने को जा रही है 1000-1500 बसें, जो बिल्कुल पूरी हो चुकी है। मतलब उनको चलाया जा रहा है, केवल यात्री भार उठाया जा रहा है उनसे। इनकम और लोड फैक्टर आप देखो 100% है हमारा,
है ना। EPK हमारा अच्छा आ रहा है, बिल्कुल आप देख लीजिए रिकॉर्ड में। रोडवेज का कर्मचारी मेहनत से काम कर रहा है, बिल्कुल जी तोड़ करके काम कर रहा है। आज भी कंडक्टर ड्राइवर रात को जाते हैं, नाइट में जाते हैं, बस तो छतों पे सोते हैं, कोई 5 स्टार होटलों में नहीं सोते हैं। करप्शन है तो करप्शन कहते हैं, करप्शन है, ये माफ़ी है। आप देखो राजस्थान हाई कोर्ट ने आदेश दे रखे हैं 3 किलोमीटर दूर से प्राइवेट स्टैंड से बसें चलेगी, रोड है ना, प्राइवेट की बसें। आप सिंधी एम के बाहर देख लो, इम्प्लीमेंट होता है क्या? कोर्ट के आदेश है, पुलिस को, विभाग को, RTO को हटाना चाहिए ना, हटती है। आप देख लो कितना जाम लगता है, किसी भी स्टैंड देख लो, अजमेर में देख लो, उदयपुर में देख लो, सब जगह देख लो, आप हटवाओ ना। आप घाटे में कैसा है फ़ायदा घाटा, बस एक नुकसान है कि घाटे में है, घाटे में नहीं है, घाटे में आप लोगों को लगा है। करप्शन कहाँ से होता है? ऊपर से, नीचे से करप्शन नहीं होता है। बड़ा ईमानदार होगा ना अधिकारी, तो नीचे की हिम्मत नहीं कर्मचारी की करप्शन कर ले। आप इसको रोकिए अगर है तो। फिर आपने अधिकारी गवर्नमेंट के लगा रखे हैं। बजट के अंदर एक घोषणाएं तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं, हम 4000 परमिट देंगे और 3000 परमिट देंगे, 10,000 रूटों पर बस चलेगी, ये क्या है फिर? ये सर वो एक्चुअल में क्या है कि निजी बसें जो है वो उनके प्रॉफिटेबल जो रूट्स है ना उन्हीं पे वो संचालन करते हैं। अच्छा, इसके अंदर बस नहीं है, कागज है केवल, बस कि आप ले आओ और चला लो। फिर क्या है, एक परमिट से वो 4 गाड़ियां चलाते हैं। आप ये देख लो, अभी पेपर्स में भी आपने कई बार पढ़ा होगा कि एक गाड़ी का परमिट देंगे और 3 गाड़ियां चलाएंगे, और कुछ नंबर्स भी कुछ के उनके डिफरेंट होंगे या कुछ एक ही सही होंगे। और ये ज़्यादातर राजस्थान रोडवेज तो क्या है, अब राजस्थान सरकार का उपक्रम रह गया, तो वो तो उन रूटों पर भी गाड़ियाँ चलाएगा जहाँ 2 पैसेंजर मिलेगा, 1 पैसेंजर मिलेगा वहाँ भी गाड़ी भेजेगा। तो ये कई कारण हैं जिसकी वजह से भी रोडवेज घाटे में रहती है। लेकिन ये क्या है कि ये सरकारी डिपार्टमेंट उपक्रम मान लो, तो ये घाटा रहना ये पब्लिक की सुविधा के लिए है, इसमें घाटा नफ़ा कुछ नहीं होता है। लेकिन जो कर्मचारी काम कर रहा है उसके लिए तो सैलरी, वेतन, पेंशन की तो व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी। अब तो देखिए जनहित वाली सरकार आई है, एक आम आदमी मुख्यमंत्री बने हैं, आपके उप मुख्यमंत्री भी एक आम आदमी हैं, तो आपको क्या लगता है कि सुनवाई आपकी? अब सर हमें तो ये लगता है कि ये पिछली बार जैसे पिछली सरकारें थी उन्हीं डरों पे ये चलती रही, क्योंकि ऑफिसर्स तो वही है ना जो नीतियां बनाते हैं। अब ठीक है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत नए भी हैं और इनके जो उनसे ऐसा लगता है कि कुछ नया करेंगे और करना भी चाहिए। लेकिन जो नीतियां बनाने वाले और जो सब चीज़ें हैं वो तो सब वही लगे हुए हैं जो कांग्रेस सरकार में थे, अभी भी वही है। कुछ ऑफिसर शायद अभी तक भी नहीं हटे हैं, वहीं के वहीं जमे पड़े हैं। शायद कुछ लोगों ने ये मांग भी उठाई है, तो वो जब तक नहीं होगा, जब तक आगे ऐसी कोई बात नहीं आ पाएगी। तो ये थे राजस्थान रोडवेज के संघ वाले अध्यक्ष, जिन्होंने कहा कि साहब वही भ्रष्टाचार का खेल है, और वो भ्रष्टाचार का खेल जो है वो ऊपर से शुरू होकर नीचे तक आता है। वो भ्रष्टाचार का खेल ठीक हो जाए तो राजस्थान रोडवेज भी जिंदा हो सकती है। और उम्मीद ये है कि इस बार इस बजट में सरकार इस रोडवेज को जिंदा कर ले, जिससे इनको कम से कम तनख्वाहें तो मिलती हैं। कौन से डिपार्टमेंट से सर? मैं चिकित्सा विभाग से हूँ। चिकित्सा विभाग से हैं सर आप? तो आपके ऊपर तो पूरा बजट टिका हुआ है। आइए। अखिल राजस्थान चिकित्सा विभाग ठेका कर्मचारी का प्रदेश अध्यक्ष। ठेका कर्मचारी, ये क्या हुआ? जो प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्य करते हैं कर्मचारी, उनका प्रदेश अध्यक्ष। वहाँ पे आजकल नई सिस्टम आ गया है कि वहाँ डायरेक्ट नहीं लेते, ठेके पे लगा। जी सर। लेकिन हम सरकार से लगातार 15 साल से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और आज तक सरकार ने नियमितीकरण का कोई रास्ता नहीं निकाला है। जबकि ठेकेदारों को 17-17, 20-20 हज़ार रुपये दिए जाते हैं और हमें 7-7 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। 7,000 रुपये? 7,000 रुपये देते हैं। 30 दिन काम कराने के बाद में 7,000 रुपये देते हैं। 7,000 रुपये महीना जमे पड़े हैं। शायद कुछ लोगों ने ये मांग भी उठाई है, तो वो जब तक नहीं होगा, जब तक आगे ऐसी कोई बात नहीं आ पाएगी। तो ये थे राजस्थान रोडवेज के संघ वाले अध्यक्ष, जिन्होंने कहा कि साहब वही भ्रष्टाचार का खेल है, और वो भ्रष्टाचार का खेल जो है वो ऊपर से शुरू होकर नीचे तक आता है। वो भ्रष्टाचार का खेल ठीक हो जाए तो राजस्थान रोडवेज भी जिंदा हो सकती है। और उम्मीद ये है कि इस बार इस बजट में सरकार इस रोडवेज को जिंदा कर ले, जिससे इनको कम से कम तनख्वाहें तो मिलती हैं। कौन से डिपार्टमेंट से सर? मैं चिकित्सा विभाग से हूँ। चिकित्सा विभाग से हैं सर आप? तो आपके ऊपर तो पूरा बजट टिका हुआ है। आइए। अखिल राजस्थान चिकित्सा विभाग ठेका कर्मचारी का प्रदेश अध्यक्ष। ठेका कर्मचारी, ये क्या हुआ? जो प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्य करते हैं कर्मचारी, उनका प्रदेश अध्यक्ष। वहाँ पे आजकल नई सिस्टम आ गया है कि वहाँ डायरेक्ट नहीं लेते, ठेके पे लगा। जी सर। लेकिन हम सरकार से लगातार 15 साल से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और आज तक सरकार ने नियमितीकरण का कोई रास्ता नहीं निकाला है। जबकि ठेकेदारों को 17-17, 20-20 हज़ार रुपये दिए जाते हैं और हमें 7-7 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। 7,000 रुपये? 7,000 रुपये देते हैं। 30 दिन काम कराने के बाद में 7,000 रुपये देते हैं। 7,000 रुपये महीना का? महीने के 7,000 रुपये देते हैं और ठेकेदार को 20 मिलते हैं। मतलब सफाई करने वाले हमको को या किसको? जैसे हम जो वर्कर होते हैं, सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय, उनको 7,000 मिलते हैं। 10,000 से ऊपर किसी को सैलरी नहीं मिलती है। कंप्यूटर ऑपरेटर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन। गलत नहीं हो तो राजस्थान के अंदर एक नियम आया था, स्किल्ड लेबर को पैसे तय किए गए थे।
लेकिन वो न्यूनतम मजदूरी के आधार पर रखा गया और सरकार ने उसी के अकॉर्डिंग आज भी सरकार वही शोषण कर रही है जो पिछले 15 साल से होता आया है कर्मचारियों के साथ में। हम अति संकट में स्थान पे काम करते हैं। कोरोना जैसी महामारी, अग्निकांड, बम कांड, इसमें हम दिन रात सेवाएं करते रहे, लेकिन सरकार ने आज भी हमारे बारे में नहीं सोचा। कोरोना में तो कहा गया था ना कि आपको नियमित कर देंगे, लेकिन आज भी नहीं किया गया। और सरकार ने हर बार हम बजट से पहले और सरकार बदलते कहते हैं। अब की बार हमें उम्मीद थी कि माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार एक आम आदमी है, आम मुख्यमंत्री है, हमारे हितों में सोचेंगे। लेकिन पिछले 5 महीने से हम एक ही दरखास्त कर रहे हैं कि हमें ठेका प्रथा जैसी शोषण रूपी प्रथा से मुक्त कर। व्यस्त थे ना, चुनाव चल रहे थे, आचार संहिता लगी हुई थी, नए थे, काम समझ रहे थे। बजट तो कल आ रहा है, सरकार अब आपकी क्या उम्मीद है? कल हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि RLDC जो एक RLHDC एक बोर्ड बनाया गया है, उस बोर्ड का जल्द से जल्द गठन करें, जिससे ठेका कर्मचारी को ठेका प्रथा से मुक्ति मिले और नए हमारे द्वार खुले भर्तियों के भी और हमारे शोषण के भी, जिससे हमारा शोषण ही बंद हो सके और हमारी भर्तियाँ भी चालू हो सके। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, ये 15 साल से नहीं चल रहा है, मैं पिछले 30 साल से काम कर रहा हूँ इसी ठेका प्रथा के तहत। ठेका प्रथा के तहत। उस टाइम जब हमारे को लगाया था तब इन्होंने ये कहा था कि कंप्यूटराइजेशन हम बतौर एक एक्सपेरिमेंट के कर रहे हैं, सारी लैबों को सेंट्रलाइज कर रहे हैं। तो वो मिशन सक्सेस हो गया। इन्होंने जब हमने बात की कि अब ये आपका मिशन सक्सेस हो गया तो हमारा रेगुलराइजेशन का अब क्या मार्ग है, तो उन्होंने कहा आप काम करते रहो। 6 महीने बाद इन्होंने रातों रात प्लेसमेंट एजेंसियों को बुला के ठेके दे दिए। हमारे को बाद में पता चला कि हमारी सैलरी ठेकेदार दे रहा। फिर हम कोर्ट में गए, कोर्ट में हमने याचिकाएं लगाई, काफ़ी कुछ किया। तो लंबी लड़ाई ये चलती रही। कल आप क्या चाहते हो? दिया कुमारी जब चिकित्सा की बात करें तो उनके मुंह से क्या शब्द निकले? हम जितनी भी जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं वो हमारे बगैर अधूरी है। अगर हम वहाँ नहीं होते तो ये निःशुल्क दवा योजना भी लागू नहीं हो पाती और न निःशुल्क जांच योजना लागू हो पाती। आज जितना भी हमारे पे बर्डन है, अगर 1 घंटे भी हम हॉस्पिटल के कंप्यूटर बंद कर दें तो त्राही हो जाती है। दुनिया भर के फ़ोन आते हैं, CM के भी फ़ोन आते हैं। लेकिन जब हमारी इतनी इम्पोर्टेंस है उसके बावजूद फिर ये विसंगति क्यों? प्राइवेट मतलब एक जरिया बना लिया प्लेसमेंट एजेंसी को, बाकी काम वही कर्मचारी कर रहे हैं। पिछले 25-30 साल से वही कर्मचारी काम कर रहे हैं, ठेकेदार बदले जा रहे हैं और ठेकेदारों से इनका कमीशन बंधा हुआ है। 5-5 लाख रुपए ठेकेदारों से लेते हैं अधिकारी। उम्मीद है नई सरकार से? नई सरकार से उम्मीद तो क्या है, अभी कोई आसार नज़र नहीं आ रहा। मतलब उम्मीद टूट चुकी है, अब तो कुछ होगा तभी यकीन आएगा। बिल्कुल। अगर कुछ होगा तो हम इस सरकार पे भरोसा करेंगे, नहीं तो फिर हम हमारी राहें दूसरी देखेंगे, जिससे चाहे वो फिर आर पार की लड़ाई क्यों ना लड़नी पड़े, या फिर जिस प्रकार हम 15 साल से लड़ते आ रहे हैं वही संघर्ष करना पड़ेगा। पिछली सरकार ने एक घोषणा की थी, एक कॉरपोरेशन बनाया था RLHDC, उसके तहत हमारे को उसमें शामिल करने की बात थी। शामिल करके भाई तुम्हारे को ठेके से मुक्त कर देंगे। अब सरकार चेंज हो गई। अब वो RLHDC की जो फाइल थी उसको पहले तो डंप करने की सोची इन्होंने। भाई साहब के नेतृत्व में हम गए तो उस डंप फाइल को हमने निकलवाया और फिर उस पर इम्प्लीमेंट कराने के लिए भाई साहब ने काफ़ी संघर्ष किया। भाई साहब CM से भी मिले और सेक्रेटरी से भी मिले और अब वो धरातल पे है, लास्ट मोमेंट पे है। हो सकता है कल हो जाए। लेकिन सरकार हम जो पिछले 15 दिन से धरना प्रदर्शन की मांग कर रहे हैं, कोई अनुमति मांग रहे हैं और हमारे कर्मचारी पूरे राजस्थान से ठेका कर्मचारी एकत्रित होना चाहते हैं, सरकार ने कोई ऐसी जगह नहीं दी हमें। हम अनुमति के लिए कार्यालय में जा रहे हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय और SP कार्यालय या DSP कार्यालय, DG के पास गए, लेकिन हमें अनुमति नहीं दी जा रही है। बात की धरना प्रदर्शन करने के लिए, हमारे कार्य के लिए हम धरना प्रदर्शन करेंगे, जब भी तो हमारी मांग सुनी जाएंगे, दान आकर्षित करेंगे, जब भी तो विधानसभा में हमारा मुद्दा उठेगा और जब भी हमारा कार्य होगा। लेकिन सरकार ने ऐसा कोई पता नहीं कौन सा नियम बना दिया जो धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता अब कर्मचारी। ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कर्मचारियों के लिए। अगर बिना दुर्भाग्य ये करे बिना सरकार कैसे, अगर हम धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे तो विधानसभा में मांग कैसे उठेगी हमारी और हमारा कार्य पूरे कैसे होंगे? परमिशन नहीं मिलेगी तो क्या करोगे?
अब नहीं मिलेगी तो कुछ दूसरा रास्ता अपनाएंगे। मतलब क्या होगा और हम कार्य बहिष्कार करेंगे, हमारे स्थान पे रहेंगे। फिर क्या करोगे? जो सुनेगी सरकार सुनेगी। जब तो विधानसभा चल रही, विधानसभा घेराव भी करोगे? नहीं, विधान परमिशन नहीं है ना, तो हमारे काम बंद करेंगे तो सरकार वैसे बुलाएगी। चिकित्सा एक ऐसा डिपार्टमेंट है पूरे राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आज भी सीएम बीमार हो जाएगा तो SMS आएंगे, जैसे उनके पिताजी बीमार हुए। सीएम की पर्ची नहीं बनेगी ना। व्यथा, इनकी व्यथा जो है ये वाइट कॉलर जॉब वाले लोग हैं। ये लोगों का इलाज करते हैं, इलाज कराने में मददगार साबित होते हैं, पर इनकी आर्थिक स्थिति जो है वो बीमारू है और उसका इलाज करने को पिछले 32 साल से कोई सरकार तैयार नहीं है। देखना यह है कि कल सुबह 11 बजे जब चिकित्सा का नाम लेके वित्त मंत्री इनकी बात करती हैं तो क्या प्रदेश में इनको भी राहत मिलेगी क्या? और दूसरी चीज़ कि कल क्या बजट के बाद इनको धरना करने की परमिशन ये सरकार दे पाएगी या वो भी इनकी तनख्वाहों की तरह अधर में लटकी रहेंगी, ये कल देखना होगा। कौन सा संघ है साहब? सर, राजस्थान विद्युत मंत्रालय एवं अधीनस्थ कर्मचारी संघ। विद्युत राजस्थान विद्युत समझ गया मंत्रालय सर, मैं समझ गया। आपने तो पूरा राजस्थान रोशन कर रखा है। जी सर। कभी कभी हाँ सर, हैं? हाँ बिल्कुल। गांव वाले तो शिकायत लेके आते हैं आपके पास बिल्कुल सर कि साहब बिजली नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही। आपकी क्या मांग है? हमारी मुख्य मांग यह है, पिछली सरकार ने जो हमारे पदों को पुनर्गठन किया था ना, उस टाइम पर विद्युत विभाग ने हमारी आधी मांग तो मांग ली, उसमें संस्थापन पद अधिकारी का पद अभी तक भी नहीं दिया, जो हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। माननीय गजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में हमने ऊर्जा सचिव, चेयरमैन और उनको ज्ञापन भी दिया, मगर इसमें अभी तक डिपार्टमेंट से कोई भी नहीं हुआ कि भाई किसी प्रकार से कोई पद दे दे, संस्थापन अधिकारी का पद। केवल एक मांग है। एक मांग तो यह है। दूसरी मांग हमारी बिजली विभाग से यह है, क्योंकि हमारा जो बिजली भत्ता मिल रहा है ना, वो मात्र 150 रुपये मिल रहा है महीने का प्रत्येक कर्मचारी को। 150 रुपये महीना काय के लिए मिलता है? बिजली भत्ता, डिपार्टमेंट में काम करते हैं ना बिजली। अच्छा, आपको जो बिजली हाँ, आप खर्च कर सकते वो सिर्फ 150 रुपये मिलता है। 150 रुपये में पूरे महीने की लाइट थोड़ी जल जाती है। जबकि रोडवेज को बिल्कुल निःशुल्क यात्रा मिलती है, रेलवे को बिल्कुल फ्री में पास मिलते हैं, हमारे को बिल्कुल बिजली फ्री होनी चाहिए। बात तो सही है भाई साहब। ये इसका मिनिमम पैसा दिया जाए। ये मांग तो हम पत्रकारों को भी उठानी चाहिए कि कम से कम हमारी खबर तो लगाओ। बिल्कुल सर, आप इसमें ये है। तो कल उम्मीद है पूरी होने की आपको? अब सर हम तो उम्मीद पे बैठे हैं भाई, सरकार ने बाकी लेकिन आपको जो भी उम्मीद हो, लेकिन पूरे प्रदेश को मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से ये उम्मीद है कि बिजली आए जरूर। बिजली सर हमेशा 24 घंटे आती है, राजस्थान में तो अच्छी है। नहीं, बाकी जगह भी मुख्यमंत्री आवास छोड़ के नहीं, राजस्थान में बिजली की सुविधा और स्टेट से अच्छी है सर। यहाँ का कर्मचारी बहुत मेहनत करता है और कर्मचारियों पे सवाल ही नहीं है सर। जब बिजली नहीं होगी तो कर्मचारी क्या करें? सर बिजली तो हमेशा, ये मान लो कि आप निश्चित तौर से टाइमली आती है हर जगह। आप किसी कहीं भी उठा के देखो, यहाँ का जो कर्मचारी बेचारे अभी बरसात के टाइम में कंट्रोल ग्रामीण क्षेत्रों में कंट्रोल रूम बना रखे हैं सर 24 घंटे में, जिसमें इन्होंने पिछली बार पहली बार है जो बाबुओं को भी मंत्रालय कर्मचारियों को कंट्रोल रूम में बैठा दिया, जबकि वहाँ टेक्निकल बैठते हैं हमारे। इसी सोच के हमने सारे मंत्रालय कर्मचारियों ने विरोध भी किया, भाई मंत्रालय कर्मचारी सुबह 10 से 6, 9:30 से 6 काम करते हैं, मगर उन्होंने नहीं माना। आदमी कम है, फिर भी हमने वहाँ बैठा है, काम किया। चलिए साहब, तो साहब ये आप सुन रहे थे इन अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संघों के अध्यक्षों को। ये प्रदेश लेवल के अध्यक्ष हैं और इन्होंने अपनी पीड़ा बता दी कि पिछले 32 सालों से वैकेंसियां नहीं निकाली गई हैं, ठेके पे लोगों को लाया जा रहा है और कैसे भी करके निजीकरण की तरफ बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार से मांग बड़ी छोटी और स्पष्ट है कि कम से कम इन कर्मचारियों को अपना मानते हुए कल बजट में इनका ध्यान रखा जाए, क्योंकि ये वो कर्मचारी हैं जो बिना भेदभाव किए, बिना किसी पार्टी को देखे सरकार के लिए काम करते हैं और सरकार की योजनाओं को उन लाभार्थियों तक पहुंचाते हैं जिनके लिए वो योजना बनी है। कल बजट में इंतजार रहेगा कि इनकी मांगें कितनी पूरी होती हैं और उसके बाद इनकी प्रतिक्रिया आपको फिर आप तक पहुंचाएंगे। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष।